नमस्कार, एबीपी गंगा में आपका स्वागत है। मैं हूं रोहित सिंह सावल और आप देख रहे हैं देश प्रदेश का सबसे दमदार शो बात तो चुभेगी। सियासत का संग्राम सूत्र कहता है कि विरोधियों के हमले का फौरन पलटवार जरूरी नहीं, इसके लिए सही मौके की तलाश ज्यादा अहम है। आज कुछ यही देखने को मिला जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने रामचरितमानस विवाद पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के तीखे हमले का हिसाब बराबर कर दिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि वो सीएम योगी से पूछेंगे कि शूद्र कौन है। अखिलेश यादव ने कहा था कि जिस शब्द पर बवाल हो रहा है मैं उस पर सदन में सवाल करूंगा। इस पर सीएम योगी ने चुभता हुआ तंज किया। मुख्यमंत्री योगी ने कहा है कि मैं उन्हें जवाब दूंगा जब उन्हें मेरे जवाब की जरूरत होगी। साथ ये भी कहा कि जवाब उन्हें देना चाहिए जो जवाब को समझ सके। यही नहीं, मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि अराजकता पैदा करने वालों को आखिर क्या जवाब दिया जाए। सीएम योगी ने पूरे मुद्दे को विकास के मुद्दे से लोगों का ध्यान भटकाने वाला करार दिया। इसे समझा जा सकता है कि भाजपा इस मुद्दे पर किस कदर सपा से लोहा लेने की तैयारी कर चुकी है। खुद सीएम योगी ने रणनीति साफ कर दी है और अब हिंदुत्व के खिलाफ ओबीसी के साथ कथित भेदभाव के मुद्दे को खड़ा करने की सपा की कोशिश का पूरा जवाब देने की तैयारी साफ हो चुकी है। बात तो चुभेगी में इस खबर के साथ ही आज के तमाम चुभते हुए मुद्दों पर मैं करूंगा पूरा विश्लेषण। आप बने रहिए मेरे साथ और देखते रहिए बात तो चुभेगी। रामचरितमानस विवाद पर सीएम योगी ने अखिलेश यादव पर पूरी तैयारी के साथ पलटवार किया। जिस तरह उन्होंने इस विवाद को लेकर सपा को अराजकतावादी सोच वाली पार्टी करार दिया, उससे साफ है कि भाजपा सपा के लहले पर दहला चलने की तैयारी कर चुकी है। इसकी चुभन को आज समझने के लिए आपको आज के उन तमाम तीखे बयानों को सुनना जरूरी है जिसने सियासी तपिश को बढ़ा दिया है। भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में क्या शूद्र कौन कौन है। अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का रामचरितमानस विवाद पर सपा को सीएम योगी का जवाब। अखिलेश के चैलेंज पर सीएम योगी का पलटवार। हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगी। नारी का मतलब समुद्र है। मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करूंगी। अखिलेश के स्वामी दांव पर मुख्यमंत्री की दो टूक। तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने। सीएम का सपा पर गुमराह करने वाला निशाना। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट। तूफानी पलटवार पर सपा का फौरी जवाब। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना स्थान समझते हैं। अपमानित होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा कितनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियन सा डाक कहकर के जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य का नया हल्ला बोल। ये कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है। स्वामी प्रसाद मौर्य जी जब से चुनाव हार गए हैं, वो विचलित हो गए हैं, तो चर्चा में आने के लिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग करें। सीएम योगी का संदेश, जवाब दूंगा, तैयार रहना अखिलेश। बात तो चुभेगी। अखिलेश यादव ने राजनीतिक बिसात पर अपने जिस शूद्रास्त्र का इस्तेमाल किया उसे 2024 की चुनावी जंग को लेकर सपा की तरफ से ब्राह्मण प्रयोग माना जा रहा, ब्रह्मास्त्र प्रयोग माना जा रहा है। यानी
ये सपा का सबसे बड़ा हथियार है, लेकिन भाजपा ने भी साफ कर दिया है कि अयोध्या में जैसे जैसे राम मंदिर के उद्घाटन की तारीख करीब आएगी, माहौल भगवामय होता जाएगा। सीएम योगी ने आज साफ कहा कि ओबीसी समाज भी हिंदू है। उन्होंने बार बार दोहराया कि ओबीसी पहले भी हिंदू रहे हैं और हमेशा रहेंगे, और यह बहस बेमतलब है। 2024 के चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी ने जो शूद्र सियासत शुरू की है वो हर दिन बढ़ती जा रही है, और इस बार सूबे के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सीधे सीधे रामचरितमानस पर सवाल उठाने वालों की बुद्धि और विवेक पर सवाल खड़े कर दिए। समझ, ये तो समझ वाली बात है। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि कोई भी शब्द ना बुद्धि और विवेक तो होना ही चाहिए कि किस भाषा में लिखा गया और उस भाषा का लोकल स्तर पर उसको उसकी परिभाषा किस रूप में परिभाषित की जाती है। दरअसल सीएम योगी अंग्रेजी अखबार टाइम्स ऑफ इंडिया से बात कर रहे थे, तभी रामचरितमानस पर हो रहे विवाद पर उनसे सवाल हुआ, जिसके जवाब में उन्होंने न सिर्फ समाजवादी पार्टी पर पलटवार किया, बल्कि ये भी कह दिया कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां वो रामचरितमानस की उन चौपाइयों की व्याख्या करेंगे जिन पर विवाद छिड़ा है। हम लोग जो है उन लोगों को बताने लग जाए जिसको उस भाषा की समझ न हो, तो फिर अनावश्यक रूप से अपना मुंह भी खराब करना है। जब जहां मुझे आवश्यकता पड़ेगी वहां उसकी व्याख्या करूंगा। नारी का मतलब समुद्र है, और मैं क्या कर रहा हूं ना, जहां उसकी आवश्यकता पड़ेगी जरूर उसकी व्याख्या करेंगे। रामचरितमानस के मुद्दे पर सरकार के तमाम मंत्री पहले ही अखिलेश और स्वामी प्रसाद मौर्य को घेर चुके हैं, लेकिन ये पहली बार है जब सीएम योगी ने सीधे शब्दों से इस विवाद का जवाब दिया। उन्होंने जाति की सियासत करने वालों पर भी चुभने वाला पलटवार किया। ओबीसी पहले भी हिंदू था, आज भी हिंदू है, इसमें कोई संदेह है क्या? मुझे लगता है कि ये सभी चीजों को यानी ये अनावश्यक एक नई बहस को जन्म देने का कोई मतलब नहीं। ये विवाद ऐसे दौर में उठा है जब उत्तर प्रदेश अपनी छवि को राष्ट्रीय पटल पर ऊंचा उठा रहा है। कुछ ही दिनों में ग्लोबल इन्वेस्टर समिट होना है और मुख्यमंत्री को लगता है कि ये विवाद असल मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश है। देखिए, आज से नहीं उठ रहा जी, ये कोई नया मुद्दा नहीं है। जिन लोगों का विकास का कोई एजेंडा नहीं, जिन लोगों ने यूपी की छवि को विकृत किया था, यूपी के यूथ के सामने पहचान का संकट खड़ा किया था, यूपी के आम नागरिकों को बदहाल किया था, आज जब उन्हें लगता है कि यूपी कुछ नया करने जा रहा है, उत्तर प्रदेश में कुछ नयापन हो रहा है, तो विकास और निवेश जैसे महत्वपूर्ण मुद्दों से ध्यान हटाने के लिए इस प्रकार के मुद्दों को ला करके समाज के माहौल को खराब करने का कुछ, यानी मुख्यमंत्री साफ तौर पर कह रहे हैं कि इस विवाद के पीछे वो लोग हैं जो देश की सियासत में कहीं गुम से हो गए हैं। योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर कहा है कि दरअसल जो लोग विवाद खड़ा कर रहे हैं उनकी पहचान का संकट है, और वो उत्तर प्रदेश में उनकी सरकार ने जो काम किए हैं उनके काम से कहीं ना कहीं उन्हें परेशानी है, और वो चाहते हैं कि विकास के मुद्दे से, विकास के एजेंडे से लोगों का ध्यान भटकाया जाए। इसीलिए इस तरीके का जो मुद्दा है, जो विवादित बयान है, वो दिया जा रहा है। यूपी की सियासत किधर जा रही है ये साफ साफ नजर आ रहा है, क्योंकि सरकार और भाजपा के नेता इस मुद्दे को चाहे जितना ढकने की कोशिश करें, लेकिन सपा इसे हर दिन बड़ा बनाने की कोशिश में है। सपा कहती है इस मुद्दे को राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक नजर से देखा जाए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ सपा का ही नहीं बल्कि तमाम दलितों और पिछड़ों के सम्मान से जुड़ा है। विपक्ष कोई ऐसा मुद्दा नहीं ला रहा। समाजवादी पार्टी स्पष्ट कर चुकी कि ये राजनीतिक मुद्दा नहीं है, ये सामाजिक मुद्दा है। जो सामाजिक लोग हैं, जो धार्मिक लोग हैं, ये उन लोगों के से सवाल और जवाब हैं। इसे समाजवादी पार्टी ने अपनी पार्टी लेवल से नहीं किया है। मुख्यमंत्री विकास के बातों पर ही जवाब नहीं दे पाते, इसलिए वो खुद तो नहीं बोलते, लेकिन उनके आगे पीछे के लोग बोलते रहते। ये विपक्ष का फेल्योर है, फेल हो गए हैं समाजवादी पार्टी के लोग और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। सच कहिए तो असल तो ध्यान ये हटाना चाहते हैं। हम तो विकास की बात करना चाहते हैं, हम तो विकास को लेकर आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन ये विकास की बात कभी किए हो तो आप बताइए। और मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी साजिश के तहत
जो उत्तर प्रदेश की सरकार विकास के रास्ते पर आगे बढ़ रही है, विकास को मुद्दा बना रही है, उससे ध्यान भटकाने के लिए यह खुद समाजवादी पार्टी का एजेंडा है। दरअसल सीधी बात यह है कि 2024 को लेकर यूपी में सियासी दल अभी से जातीय गोलबंदी में जुट गए हैं। यही वजह है कि समाजवादी पार्टी की सियासत रामचरितमानस की चौपाई और शूद्र पॉलिटिक्स के आसपास ही घूम रही है। एबीपी गंगा के लिए लखनऊ से अनुभव शुक्ला के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा जहां मिशन 80 पर काम कर रही है, तो वहीं समाजवादी पार्टी इस कोशिश में है इस बार साइकिल की रफ्तार 5 सीटों से आगे बढ़ाई जा सके। यही वजह है कि सपा की राजनीति को 85 बनाम 15 की सियासत कहने वालों की कमी नहीं, लेकिन सपा को अपनी मंजिल हासिल करने से पहले कई पड़ाव पार करने होंगे। आज सपा के खिलाफ एक शिकायत चुनाव आयोग तक पहुंचाई गई। विश्व हिंदू परिषद ने मांग की है कि सपा की मान्यता रद्द हो जानी चाहिए, क्योंकि वो हिंदुओं को अपमानित कर रही है। यूपी की सियासत में रामचरितमानस की चौपाइयां विवाद बनकर गूंज रही हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य ने करीब 2 हफ्ते पहले चौपाइयों पर जो तर्क दिया था, उसे समाजवादी पार्टी ने अपनी चुनावी लाइन में तब्दील कर लिया और मामला इतना ज्यादा विवादित हो चला है कि अब समाजवादी पार्टी की मान्यता रद्द करने की मांग होने लगी है। दरअसल विश्व हिंदू परिषद ने रामचरितमानस विवाद को लेकर चुनाव आयोग का दरवाजा खटखटाया है। विश्व हिंदू परिषद के कार्याध्यक्ष आलोक कुमार ने चुनाव आयोग को चिट्ठी लिखी है, जिसमें मुलाकात के लिए समय मांगा गया है। विश्व हिंदू परिषद की मांग है कि सपा और बिहार की आरजेडी की मान्यता रद्द की जाए। पार्टी की मान्यता रद्द करने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपुल एक्ट 1951 की धारा 29A का हवाला दिया गया है। आरोप है कि सपा और आरजेडी ने पंथ निरपेक्षता और लोकतांत्रिक सिद्धांतों में निष्ठा का पालन नहीं किया। आरोप ये भी है कि जानबूझकर देश के लोगों के एक बड़े वर्ग की धार्मिक भावनाएं भड़काई गई। विश्व हिंदू परिषद का मानना है कि मानस पर दिया बयान हिंदू द्रोही बयान है। इस वक्तव्य देने के बाद ही स्वामी प्रसाद मौर्य को समाजवादी पार्टी का राष्ट्रीय महामंत्री नियुक्त किया गया। ऐसा साफ लगता है ये दोनों राजनीतिक दल सामाजिक विद्वेष निर्माण करके सामाजिक संघर्ष निर्माण करने की एक तैयारी कर रहे हैं और एक टूल किट गैंग के हिस्से के रूप में काम कर रहे हैं। वो नादान है, किसी भी आपत्तिजनक शब्द को संशोधित करना, विलोपित करना, ये किसी भी अपराध में आता ही नहीं। विरोधी चाहे जहां चले जाएं, लेकिन सपा ने ठान लिया है कि इस लड़ाई को 24 के चुनाव तक घसीटा जाएगा। न सिर्फ घसीटा जाएगा, बल्कि इसे भुनाने की भी पूरी कोशिश होगी, क्योंकि बात सिर्फ स्वामी तक सीमित नहीं है। स्वामी ने तो चौपाई पर सवाल उठाया था, इसे शूद्र वाला एंगल तो खुद सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने ही दिया। रामचरितमानस पर और खासकर शूद्र पर मैं सीधा मुख्यमंत्री से पूछूंगा कि भाई मुख्यमंत्री जी बताएं हमें सदन में कि शूद्र कौन कौन है। ये सवाल हमारा आपका नहीं है, ये सवाल धार्मिक लोगों का है, कम से कम वो तो बताएं हमें। अखिलेश के इसी बयान के बाद हंगामा तेज हुआ और मामला इतना ज्यादा आगे बढ़ गया कि बात चुनाव आयोग के दरवाजे तक पहुंच गई। हालांकि सपा अभी भी इसे मजाक में ले रही है। देखिए, काफी हास्यास्पद अपने आप में लग रहा है कि विश्व हिंदू परिषद चुनाव आयोग जा रहा है और समाजवादी पार्टी के लिए बात कर रहा है। समाजवादी पार्टी सूबे में 4 बार अपनी सरकार बना चुकी है। इस सूबे को सबसे ज्यादा अगर किसी ने प्रगति दी है तो समाजवादी पार्टी है। भाई रामचरितमानस संविधान से बड़ा ग्रंथ तो नहीं है। संविधान में समय समय पर संशोधन होते आए हैं। अब विश्व हिंदू परिषद कह रहे हैं कि हम चुनाव आयोग के पास जा रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सदस्यता रद्द हो जाए। ये हास्यास्पद है। ये देश संविधान से चलेगा, आपके तानाशाही या आपके हिसाब से देश नहीं चलेगा। मतलब सपा ने जो लाइन पकड़ी है उसे घटाने के बजाय वो इसे और लंबा खींचने की कोशिश में है और विरोधी इस पर जितनी ज्यादा प्रतिक्रिया देंगे, सपा अपने मकसद में उतनी ही ज्यादा कामयाब हो सकती है। सपा इस बात को लेकर पूरी तरह आश्वस्त है कि ये मुद्दा उसे चुनाव में फायदा पहुंचाएगा। हालांकि इस बात का फैसला तो चुनाव के बाद होगा, लेकिन इस विवाद में आकर सपा के नेता कानूनी दायरे में उलझते जा रहे हैं, क्योंकि अंबेडकर नगर में सपा नेता लालजी पटेल ने भी स्वामी की ही तरह रामचरितमानस का विरोध किया
लेकिन दिक्कत तब हो गई जब उन्होंने मानस को होलिका में जलाने का आह्वान कर दिया। अब सपा नेता का यही बयान उन्हें मुसीबत में खींच लाया है। लालजी वर्मा के खिलाफ न सिर्फ आपराधिक मुकदमा दर्ज हुआ बल्कि गिरफ्तारी भी हो गई। उनकी गिरफ्तारी की गई है संगत धाराओं में, 153 ए है, 295 है, अन्य संगत धाराएं हैं जिसमें इनकी अरेस्ट की गई है। यानी विरोध करते करते सपा के नेता ऐसा भी कदम उठा दे रहे हैं जो उन्हें फंसा दे रहा है। यही वजह है कि अब स्वामी की जुबान रामचरितमानस को लेकर ज्यादा तल्ख नहीं है, बल्कि वो सिर्फ चौपाइयों का ही विरोध कर रहे हैं और पूरी सपा भी इसी लाइन पर चल रही है ताकि मुद्दा भी जिंदा रहे और बड़े विवाद से भी बचा जाए। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। वहीं स्वामी प्रसाद मौर्य अपनी राह पर विवादित बयानों की स्पीड हर दिन बढ़ा रहे हैं। आज उन्होंने गांधी की याद दिलाई। स्वामी ने इशारों में यह साबित करने की कोशिश की कि अंग्रेज जैसा सलूक भारतीयों के साथ करते थे, वैसा ही भेदभाव का सलूक शूद्रों के साथ आज भी हो रहा है। भले ही स्वामी ने गांधी का हवाला दिया हो, लेकिन जिस सियासत को वो बापू के नाम पर आगे बढ़ा रहे हैं उस पर विरोधी भड़क गए हैं। बागेश्वर के कथावाचक धीरेन्द्र शास्त्री ने तो यहां तक कह दिया कि शठे शाठ्यम समचरे। ना तो विरोधी स्वामी को छोड़ना चाहते हैं और ना ही स्वामी मानस का मुद्दा छोड़ना चाहते हैं, क्योंकि 26 जनवरी के बाद कोई ऐसा दिन नहीं गया जब स्वामी ने मानस की चौपाइयों के विरोध के मुद्दे पर कोई ट्वीट न किया हो। सुबह उठते ही स्वामी का पहला काम इन दिनों मानस के मुद्दे को तूल देने का है। 2 फरवरी को सुबह 11:20 पर स्वामी ने ट्वीट किया, इंडियंस आर डॉग कहकर अंग्रेजों ने जो अपमान और बदसलूकी ट्रेन में गांधी जी से की थी, वो दर्द गांधी जी ने ही समझा था। उसी तरह धर्म की आड़ में जो अपमानजनक टिप्पणियां महिलाओं और शूद्र समाज को की जाती है, उसका दर्द भी महिलाएं और शूद्र समाज ही समझता है। यानी विरोधी अगर इस मुद्दे को छोड़ने की कोशिश भी करें तो भी स्वामी उन्हें यह मुद्दा छोड़ने नहीं देंगे, क्योंकि स्वामी को लगता है कि ये सिर्फ उनकी ही पीड़ा नहीं, तमाम दलितों पिछड़ों का दर्द है। गाली देना ही अपना धर्म समझते हैं और उसी में अपना शान समझते हैं। अपमानित होने वाले से अपमान का दर्द अगर आप पूछेंगे, उसकी पीड़ा इतनी दर्दनाक होती है। गांधी जी को इंडियन सा डॉग कह करके जिस तरीके से अपमानित किया था, दिल में दर्द हुआ था, वो केवल गांधी जी ही जानते हैं। यानी स्वामी ने इस विवाद की बीच की लाइन पकड़ ली है। वो अपनी बात को भी सही ठहराना चाहते हैं और धर्म ग्रंथ के अपमान से भी बचना चाहते हैं। स्वामी का तर्क है कि उनके बयान से जो लोग परेशान हैं, उनकी गिनती मुट्ठी भर लोगों जितनी है। इसको रामचरितमानस से जोड़ लेते हैं, धर्म से जोड़ लेते हैं, अपने आराध्य देव से जोड़ लेते हैं। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं, एक बार नहीं 1000 बार कह चुका हूं। तो मुट्ठी भर लोगों के पेट में दर्द क्यों हो रहा है, यह बात में समझ में नहीं आती। यह कैसा धर्म है जो अपने ही धर्म के अनुयायियों को नीच कहता है, अधम कहता है, महिलाओं को नीच में भी नीच, अति नीच बताता है। स्वामी अपनी बात पर अड़े हैं और शहर शहर में उनके नाम की विरोध माला जपी जा रही है। आगरा में विश्व हिंदू परिषद ने स्वामी के खिलाफ प्रदर्शन किया, धार्मिक ग्रंथ के अपमान का आरोप लगाया। स्वामी प्रसाद मौर्य द्वारा रामचरितमानस को लेकर की गई विवादित टिप्पणी पर जो रार शुरू हुई है, जो विरोध शुरू हुई है, वो थमने का नाम नहीं ले रहा। और ऐसे में आज भी आगरा में जो हिंदूवादी संगठन है विश्व हिंदू परिषद, उसने स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला फूंका है, जूतों से स्वामी प्रसाद मौर्य के पुतले की पिटाई की है, लगातार जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं। और ऐसे में आप देख सकते हैं कि ये जो तस्वीर है, ये साईं की तकिया चौराहे की है। विश्व हिंदू परिषद के जो धर्म शाखा इकाई यानी जो बजरंग दल है, उसके जो तमाम जो कार्यकर्ता हैं, इस समय स्वामी प्रसाद मौर्य का पुतला जला रहे हैं। तो सड़क पर ही नहीं, सदन में भी स्वामी के विरोध का पूरा अनुमान है, लेकिन स्वामी कहते हैं कि वो न तो किसी धमकी से डरेंगे और न ही उन्हें गाली देने वालों की चिंता है। हम ये कहा करें कि नहीं हिंदू हैं, हम भी तो वही कर रहे हैं कि अगर हिंदू हैं तो धर्म के नाम पर उनको अपमानित क्यों किया जा रहा है, हम भी तो यही बात कर रहे हैं। ये जो मुट्ठी भर लोग गाली देना और अपमान करना अपना धर्म समझते हैं,
उनकी आंख खोलना चाहते हैं। कानून में मेरा विश्वास है, संविधान में मेरा विश्वास है, न्यायपालिका में मेरा विश्वास है। मैं शांतिपूर्ण तरीके से अपनी बात कहता चला आ रहा हूं, आगे भी कहता रहूंगा। स्वामी के खिलाफ संतों, महंतों, धर्माचार्यों समेत तमाम लोगों ने मोर्चा खोल रखा है। प्रयागराज पहुंचे बागेश्वर धाम के चर्चित कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री ने स्वामी को समाज का कैंसर बता दिया। साथ ही ये भी कह दिया कि स्वामी को इस देश में रहने का ही हक नहीं। सर क्या कहना है? सच में साक्ष्यम समाज में ऐसे लोग कैंसर का रोग है और ये इनको भारत में रहने का। इससे पहले धीरेंद्र शास्त्री पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने हमला भी किया था। ऐसे में जाहिर सी बात थी कि स्वामी के लिए धीरेंद्र शास्त्री की जुबान भी तल्ख रहेगी। लेकिन जैसे ही धीरेंद्र शास्त्री ने स्वामी पर हमला किया, स्वामी ने पलटवार करने में देर नहीं की और बता दिया कि देश के लिए धर्म ग्रंथ से ज्यादा जरूरी संविधान है। कि भारतीय संविधान किसी भी धर्म ग्रंथ, किसी भी पंथ से ज्यादा महत्वपूर्ण है और इसी के अंदर अनेक विचारधाराएं, अनेक पंथ, अनेक धर्म सब भारतीय संविधान से अनुशासित होती है। एक तरफ रामचरितमानस पर सियासी विवाद बवंडर का रूप ले रहा है, तो दूसरी तरफ अब भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मांग तेज हो रही है। बागेश्वर बाबा के नाम से जाने जाने वाले कथावाचक धीरेंद्र शास्त्री आज प्रयागराज में थे। उन्होंने संगम में डुबकी लगाई, माघ मेले में साधु संतों से भारत को हिंदू राष्ट्र घोषित करने की मुहिम के लिए आशीर्वाद लिया। धीरेंद्र शास्त्री ने कहा कि जातिवाद को तोड़कर हम सबको हिंदू के रूप में एक हो जाना चाहिए और अगर हम साथ होंगे तो भारत हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। लगा के आग दौलत में हमने ये शौक पाले हैं, कोई पूछे तो कह देना हम बागेश्वर वाले। चर्चाओं और विवादों के समागम के बीच बागेश्वर धाम के कथावाचक पंडित धीरेंद्र शास्त्री की यूपी में एंट्री हुई। धीरेंद्र शास्त्री सबसे पहले प्रयागराज में लगे माघ मेला क्षेत्र में पहुंचे, आस्था की डुबकी लगाई और यहीं से एक बार फिर हिंदू राष्ट्र की हुंकार। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों, अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। दरअसल बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेंद्र शास्त्री उस समय विवादों में आ गए जब नागपुर की अंधश्रद्धा उन्मूलन समिति ने बाबा पर अंधविश्वास फैलाने का आरोप लगाया। समिति के संयोजक का कहना है कि धीरेंद्र शास्त्री चमत्कार करने का दावा करते हैं और लोगों में अंधविश्वास फैलाते हैं। इस पूरे मामले में शास्त्री के खिलाफ FIR भी दर्ज हुई, लेकिन पुलिस धीरेंद्र शास्त्री के खिलाफ कुछ नहीं मिला और उन्हें क्लीन चिट दे दी गई थी। और जब से बाबा को क्लीन चिट मिली है, वो हिंदू राष्ट्र के एजेंडे पर आगे बढ़ गए हैं। आप कहोगे महाराज जी हनुमान जी हरण करते हो, हम तो हनुमान जी के पुजारी हैं, पर तुम्हारी क्या जरूरत है? ये पर्चा की क्या जरूरत है? ये टेंट लगाना, टीवी बुलाना, ये बेफिजूली का माइक लगवाना, ये तमाशा बनाने की क्या जरूरत है? बात बिल्कुल अच्छी है, आपका तर्क बहुत अच्छा है, लेकिन मेरे पागलों, ये दरबार भी बहुत जरूरी है। जो कहते थे भगवान नहीं होते, सनातन में कुछ नहीं है, सब पाखंडी है, सब जो है ऐसे ही है, उनके मुंह पर तमाचा मारने के लिए हनुमान जी का दरबार भी जरूरी है। और जो हलीलुल्लाह कर करके जो धर्म को परिवर्तन कर रहे थे, अब उनके मुंह पर तमाचा है। आपको अब दूसरे धर्म में जाने की आवश्यकता नहीं है। कलयुग में हनुमान जी राजा हैं और हनुमान जी ही आपके सब संकटों का हरण कर देंगे। जाओ आशीर्वाद। धीरेंद्र शास्त्री ने प्रयागराज में 3 घंटे का दरबार लगाया, साधु संतों से मुलाकात भी की, जहां दूर दूर से उनके समर्थक पहुंचे थे। प्रयागराज से पहले भी धीरेंद्र शास्त्री कई बार हिंदू राष्ट्र की बात कह चुके हैं। धीरेंद्र शास्त्री कहते हैं जो मुहिम उन्होंने शुरू की है वो बहुत जल्द अंजाम तक पहुंचेगी। आई एम नॉट बाबा, हम कोई बाबा है ही नहीं है। हम जब तक सनातन का झंडा नहीं गाड़ देंगे तब तक पीछा नहीं छोड़ेंगे। और मेरे पागलों,
अब तुम्हें डरने की आवश्यकता नहीं। अगर तुम सब साथ हो तो भारत हिंदू राष्ट्र हो। धीरेन्द्र शास्त्री ने लोगों से हाथ उठवाकर हिंदू राष्ट्र की मुहिम के लिए भी संकल्प दिलाया, फिर संत महात्माओं से आशीर्वाद लिया। बड़ी बात यह है कि हिंदू राष्ट्र की हुंकार ऐसे वक्त में भरी जा रही है जब लोकसभा चुनाव नजदीक है और ये मुद्दा पहले भी चुनाव के दौरान उठ चुका है। एबीपी गंगा के लिए प्रयागराज से मोहम्मद मोइन की रिपोर्ट। मायावती ने पिछले दिनों ऐलान किया था कि यूपी में वो किसी दल के साथ गठबंधन नहीं करेंगी, तो आज उन्होंने लोकसभा चुनाव को लेकर नई लीग पर चलने का ऐलान कर दिया। बसपा प्रमुख आज दिल्ली में थी, जहां उन्होंने शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर से अपने घर पर मुलाकात की। मायावती ने इसके बाद पंजाब में अकाली दल के साथ मिलकर लोकसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया। हालांकि ये अब तक साफ नहीं कि उनका गठबंधन किस लीग पर आगे बढ़ने वाला है। वो भविष्य में कांग्रेस के साथ मिलकर चलेंगी या फिर अखिलेश की सक्रियता वाले तीसरे मोर्चे के करीब जाने वाली है। ये एक तस्वीर लोकसभा चुनाव के लिए नए मोर्चे का सबसे नया संकेत है। भले दोस्ती पुरानी हो, लेकिन ऐलान नया है। तस्वीर नई दिल्ली की है, जहां बसपा सुप्रीमो मायावती की शिरोमणि अकाली दल के नेता सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर के साथ मुलाकात हुई और फिर दोनों ही दलों के नेता इस फैसले पर पहुंचे कि पंजाब में 2024 का लोकसभा चुनाव साथ लड़ेंगे। दोनों दलों के बीच 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव को लेकर भी गठबंधन हुआ था, लेकिन कामयाबी का ग्राफ काफी नीचे रहा। पिछले साल के चुनाव में 117 सीटों वाली पंजाब विधानसभा में इस गठबंधन को सिर्फ 4 सीटें ही मिली थी। 3 सीटों पर अकाली दल की जीत हुई, जबकि बसपा को 1 सीट पर जीत मिली। हालांकि गठबंधन को 20% वोट जरूर मिले। शिरोमणि अकाली दल को 18.39%, तो बसपा को 1.77% वोट मिले। अब इसी भरोसे बसपा और शिरोमणि अकाली दल को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में पंजाब की 13 सीटों के मुकाबले में उनका गठबंधन मजबूत साबित होगा। बसपा प्रमुख मायावती ने पंजाब में शिरोमणि अकाली दल के प्रमुख सुखबीर सिंह बादल से मुलाकात की है और साथ ही पंजाब में लोकसभा चुनाव के लिए गठबंधन का ऐलान कर दिया है। अगर बात करें तो 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव में भी अकाली दल और शिरोमणि अकाली दल के साथ साथ बसपा का गठबंधन रहा है और उसी गठबंधन को आगे कंटिन्यू करते हुए मायावती ने आज 2024 के लोकसभा चुनाव के लिए भी दोनों पार्टियों के गठबंधन का ऐलान किया है। दिल्ली में सुखबीर सिंह बादल और हरसिमरत कौर ने मायावती के घर पर उनसे मुलाकात की। इस दौरान बसपा महासचिव सतीश चंद्र मिश्रा भी मौजूद थे। मायावती ने पहले ही साफ कर दिया है कि यूपी में उनकी पार्टी किसी भी दल से गठबंधन नहीं करेगी। अब सवाल है कि ऐसे में लोकसभा चुनाव की राजनीति में मायावती किस खेमे में शामिल होंगी, क्योंकि अब तक उन्होंने कांग्रेस और समाजवादी पार्टी की सक्रियता वाले विपक्षी दलों के धड़े में से किसी से भी संपर्क नहीं किया है और न ही ऐसा नजर आ रहा है कि वो इन दोनों में से किसी एक मोर्चे की धारा के साथ आगे बढ़ेंगी। तो फिर सवाल है कि क्या मायावती का ये गठबंधन सिर्फ पंजाब की 13 सीटों तक ही सीमित रहेगा या पार्टी अलग अलग राज्यों में अलग अलग रणनीति पर चलेगी। अब देखने है कि जिस तरीके से 2022 के पंजाब विधानसभा चुनाव के नतीजे आए थे, जहां पे अकाली दल को काफ़ी कम सीटें मिली थी, वहीं अगर देखना होगा कि 2024 के लोकसभा चुनाव में ये गठबंधन किस तरीके से आगे बढ़ता है। क्या उत्तर प्रदेश में भी कोई और दल आगे बढ़ता है या फिर अन्य राज्यों में कोई और दल बसपा के साथ आगे आता है, ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन पंजाब में बसपा का गठबंधन 2024 लोकसभा चुनाव के लिए हो गया है। कैमरा सुनील पांडे के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। पश्चिमी यूपी से रालोद के भाजपा घेरो अभियान का नया ट्रेलर सामने आया है। पार्टी सुप्रीमो जयंत चौधरी का मकसद इसके जरिए भाजपा की नींद उड़ाने का है। 12 फरवरी को से 19 फरवरी तक राष्ट्रीय लोकदल के नेता हर बूथ पर दस्तक देंगे, घर घर जाएंगे और हर वोटर को भाजपा के खिलाफ खड़ा होने के लिए मनाएंगे। इसकी शुरुआत मथुरा से होगी। अगुवाई खुद जयंत चौधरी करेंगे। पार्टी को उम्मीद है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में उसकी मुहिम चुनावी पासे को पूरी तरह से पलट देगी। मकसद है पश्चिमी यूपी में भाजपा के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी मोर्चाबंदी। मकसद है हर बूथ पर एक ऐसी दीवार खड़ी करना
जिसे भाजपा लांघ न सके। रालोद ने इसके लिए अपने सबसे मजबूत गढ़ में सबसे बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। भाजपा की घेराबंदी को लेकर रालोद ने ऐसा प्लान तैयार किया है जो फूल की राह में कांटे बिछाएगा। गांव-गांव, गली-गली रालोद के नेता जनता की चौखट पर जाएंगे। नारा है भाजपा की विफलता हजार, रालोद चला जनता के द्वार। रालोद नेताओं को उम्मीद है कि भाजपा इस चक्रव्यूह को भेद नहीं पाएगी। देखिए, ऐसा है कि 12 तारीख चौधरी अजीत सिंह जी का जन्मदिन है। हम 12 से लेकर 19 तारीख तक गांव-गांव में, कस्बे-कस्बे, शहर-शहर, गली-गली हमारे लोग जाएंगे और हम यही प्रचार करेंगे। हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने लोगों को सद धोखा दिया है। आप कह रहे हो कि उनको घेरना चाह रहे हैं, वो तो खुद घिरे हुए हैं। आपने 2 करोड़ का वादा किया था, अब 70,000 नौकरियां 8 साल बाद दी हैं। आपने रोजगार का वादा करके झूठ बोला। आपने कहा कि बैंकों का पैसा वापस आएगा, स्विस बैंक का। आप 8 साल बाद आप दुगना हो गया। 12 फरवरी को पार्टी के पूर्व अध्यक्ष चौधरी अजीत सिंह की जयंती है। इसी दिन को रालोद ने भाजपा के खिलाफ बड़े अभियान के आगाज के लिए चुना है। इस प्लान से पहले बजट के मुद्दे पर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाने में पार्टी जुटी है। इसे किसानों के साथ वो धोखा करार दे रही है। भारतीय जनता पार्टी चारों तरफ से घिरी हुई है। हमारे लोग बस किसका प्रचार करेंगे, जन जागरण करेंगे कि चौधरी चरण सिंह क्या देश कैसा देश चाहते थे, अजीत सिंह कैसा चाहते थे और हम लोग आगे कैसा चाहते हैं, ये सब हम लोग लगेंगे। और भारतीय जनता पार्टी की विफलता हजार है और लोकदल जनता के द्वार द्वार जाएगा, इन चीज़ों का प्रचार करेंगे। जयंत चौधरी कहाँ से इसकी शुरुआत करेंगे? 12 तारीख। जयंत चौधरी 12 तारीख को मथुरा से शुरुआत करेंगे और हमारी हर पार्टी का नेता सब जगह से शुरुआत करेगा। जहाँ जहाँ नेता अपने अपने क्षेत्रों में जाएंगे उसका शुरुआत करेंगे। मिशन 2024 में बीजेपी के विजय रथ को रोकने के लिए राष्ट्रीय लोकदल 12 फरवरी से घर घर अभियान शुरू करने जा रहा है। इस अभियान से राष्ट्रीय लोकदल को कितनी मजबूती मिलेगी ये तो आने वाला वक्त तय करेगा, लेकिन इतना जरूर है कि ये अभियान बीजेपी की मुश्किलें जरूर बढ़ा सकता है। चूंकि राष्ट्रीय लोकदल ने इसी घर घर अभियान के सहारे खतौली उपचुनाव में जीत की कहानी लिखी और शायद इसीलिए राष्ट्रीय लोकदल के नेताओं को लगता है कि ये घर घर अभियान बीजेपी के खिलाफ सबसे बड़ा सियासी हथियार है। खतौली उपचुनाव में जिस तरह रालोद भाजपा को हराने में कामयाब रही, उसके बाद पार्टी के हौसले बुलंद हैं और 2024 को लेकर उसे भरोसा है कि पश्चिम के दरवाजे पर वो भाजपा का विजय रथ रोक देगी। एबीपी गंगा के लिए मेरठ से तनुज शर्मा की रिपोर्ट। वही बजट पर अखिलेश यादव के चैलेंज को आज सीएम योगी ने स्वीकार कर लिया। अखिलेश यादव ने कहा था कि मोदी सरकार ने अपने बजट में यूपी को कुछ नहीं दिया। अखिलेश ने कहा था कि केंद्र सरकार ने यहां मैन्युफैक्चरिंग की एक भी यूनिट लगाने का ऐलान नहीं किया। इसके जवाब में आज सीएम योगी ने बजट को पूरी पोथी पलट दी। उन्होंने एक एक उदाहरण लेकर बताया कि यूपी को इस बजट से कितने फायदे मिलने वाले हैं। मुख्यमंत्री ने गिनाया कि इस बजट से सबसे ज्यादा फायदा यूपी को ही मिलने वाला है। बजट पर खूब सियासत हुई। विपक्ष ने तीखे हमले किए। यूपी में समाजवादी पार्टी से लेकर बसपा तक ने बजट को नकार दिया। सपा ने आरोप लगाया कि बजट में तो यूपी के फायदे का कुछ है ही नहीं, जनता तो ठगी रह गई। विरोधियों के चुभने वाले हमले के बाद सीएम योगी आ गया। उन्होंने दावा किया कि बजट से सबसे ज्यादा फायदा अगर किसी एक राज्य को होगा तो वो उत्तर प्रदेश है। प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बजट में काफी वृद्धि हुई है। पिछले 6 वर्षों के अंदर उत्तर प्रदेश को 45.5 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास योजना के आवास उपलब्ध हुए हैं और अमृत काल का ये पहला बजट उस विकसित भारत की परिकल्पना को साकार करने वाला एक सर्वस्पर्शी, समावेशी बजट है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2023-2024 के बजट को देश के अमृत काल का बजट बताया। उन्होंने कहा कि ये बजट अंतिम नागरिक तक के कल्याण के लिए है। उन्होंने दावा किया कि बजट में बुनियादी संरचना पर विकास के बड़े खर्च के इंतजाम से यूपी में हाईवे का और जाल बिछेगा। हाईवेज के बारे में देखेंगे तो एक बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट के लिए 50 नए एयरपोर्ट
हेलीपोर्ट, वाटरवेज आदि के लिए भी प्रावधान किया गया है और इसका सर्वाधिक लाभ उत्तर प्रदेश लेने जा रहा है, क्योंकि उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़ा रेल नेटवर्क, देश का सबसे बड़ा रेल नेटवर्क हमारे पास है। उत्तर प्रदेश के पास सबसे बड़े पैमाने पे नए हाईवेज के प्रस्ताव उत्तर प्रदेश ने भेजे हैं और उत्तर प्रदेश इस दिशा में कार्य कर रहा है। और सीएम योगी ने बजट के हर पहलू पर बात की, देश के पंच प्रण की चर्चा की और दावा किया कि इसमें लिए गए ग्रीन ग्रोथ के संकल्प से यूपी को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। कैसे हम हरित विकास की ओर जा सके, कार्बन उत्सर्जन को कम से कम करके हम डेवलपमेंट का एक ऐसा मॉडल दें जो लोगों के सतत और समावेशी विकास के लिए महत्वपूर्ण हो सके। उस प्रकार के मॉडल को, चाहे वो एनर्जी के क्षेत्र में आप देखें, रिन्यूएबल एनर्जी का हो, हाइड्रोजन एनर्जी का हो, या फिर खेती किसानी के क्षेत्र में आप देखेंगे तो विषमुक्त खेती के लिए प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने का कार्यक्रम, या भारत की प्राचीन उस पद्धति को जो आज 2023 का वर्ष मिलेट ईयर के रूप में भी घोषित हुआ है। दरअसल भाजपा ने एक बड़ी रणनीति के तहत बजट की हर खास बात को जनता तक पहुंचाने के लिए बड़ा अभियान शुरू किया है। मोदी सरकार अपने दूसरे कार्यकाल के अंतिम पूर्ण बजट में जनता के फायदे से जुड़ी बातों को चर्चा का केंद्र बिंदु बनाना चाहती है। इसलिए यूपी, उत्तराखंड समेत देश के तमाम भाजपा शासित राज्यों में प्रदेश के मुख्यमंत्री बजट के तमाम फायदे गिनवा रहे हैं। पार्टी की कोशिश बजट पर विपक्ष के प्रचार को पूरी तरह से धराशायी करने की है। विकास का मतलब है देश का विकास होना। 1/5 हिंदुस्तान की जनता उत्तर प्रदेश में निवास करती है। उत्तर प्रदेश में रोड इंफ्रास्ट्रक्चर के, एक्सप्रेसवेज के साथ साथ हवाई अड्डों के विकास में भी केंद्र का आशीर्वाद मिला है। रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर के में भी बढ़ोतरी के लिए केंद्र सरकार का आशीर्वाद मिला है। हम सब उत्तर प्रदेश के लोग मिलजुल करके केंद्र के साथ उत्तर प्रदेश को तेजी के साथ आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ाने के लिए काम कर रहे हैं। उधर विपक्ष ने भाजपा की इस रणनीति को पूरी तरह नाकाम करने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ी। समाजवादी पार्टी इस बजट को सब्ज बाग बता रही है। कोई न उन्होंने किसान के लिए कोई बात की, न नए इन्वेस्टमेंट की बात की, न उन्होंने कोई जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है उसके लिए कोई बात की, न उन्होंने जो पुरानी चीज़ें चल रही थी स्किल डेवलपमेंट के लिए कोई बात नहीं की, स्टाइपेंड की बात की है खाली। और कोई बात ऐसी उन्होंने नहीं की, न बड़े एक्सप्रेसवेज को पैसा दिया जहां जिसको देख के लोग इन्वेस्टमेंट करने आए या ग्रोथ हो, रोजगार बढ़े। तो जब आप जो आपके आंकड़े दिखा रहे हैं कि हम इतना पैसा जो है जनरेट करेंगे और इतना रोजगार आएगा, इतना डेवलप इन्वेस्टमेंट आएगा, वो आएगा ही नहीं, तो आप कैसे करेंगे घोषणाएं पूरी। साफ है कि भाजपा इस मुद्दे को जितना भुनाएगी, समाजवादी पार्टी भी उसी रफ्तार से बजट की नाकामियां गिनवाएगी। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। सपा विधायक इरफान सोलंकी को आज कानपुर की अदालत में पेश किया गया। उन्हें बांग्लादेशी नागरिक रिजवान मोहम्मद के मामले में महाराजगंज जेल से लाया गया। इस केस में पुलिस को कोर्ट से 30 दिन के लिए इरफान सोलंकी की रिमांड मिल गई। इससे पहले जब सोलंकी पेशी के लिए कानपुर पहुंचे तो उनका पूरा परिवार अदालत परिसर में मौजूद था। वहीं इरफान की तरफ से अदालत में जेल प्रशासन के खिलाफ शिकायत भी दर्ज करवाई। भारी पुलिस फोर्स के बीच इरफान सोलंकी की कानपुर कोर्ट में पेशी हुई। इरफान को 3 मामलों में पेश करने के लिए महाराजगंज जेल से कानपुर लाया गया था, जहां एमपी एमएलए कोर्ट ने पुलिस को इरफान की रिमांड सौंप दी। इरफान सोलंकी की आज गैंगस्टर कोर्ट में रिमांड होनी थी, तो उसमें उनका रिमांड एक्सटेंशन हुआ है। बांग्लादेशी वाले मामले में इरफान सोलंकी का फर्स्ट रिमांड था, वो आज हो गया है, उसमें डेट 13 फरवरी हो गई है। इसके अलावा अन्य 3 मुकदमे जिसमें पुलिस रिमांड नहीं ले रही थी, अभी तक जानबूझकर रिमांड को टाल रही थी, उन मामलों में भी आज इरफान का सरेंडर करा के रिमांड करवा दिया गया। जिन मामलों में इरफान सोलंकी की पेशी हुई उनमें सबसे ज्यादा चर्चित मुद्दा बांग्लादेशी रिजवान का है। इस मामले में कानपुर पुलिस को 11 दिन की रिमांड मिली है, जबकि अगली सुनवाई 13 फरवरी को होगी। दूसरी तरफ इरफान के वकील बार बार पुलिस पर गंभीर आरोप लगा रहे हैं। अभी तो इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है, लेकिन डॉक्टर रिजवान के खिलाफ 15 दिसंबर 2022 को मूलगंज इंस्पेक्टर को और पुलिस कमिश्नर कानपुर नगर को
रजिस्टर्स पोस्ट से भी शिकायत करी गई थी कि डॉक्टर रिजवान ने इरफान सोलंकी के लेटर पैड की फोर्जरी करी और उसके फर्जी सिग्नेचर बनाकर अपना आधार कार्ड वगैरह सब बनवाया गया है, पर पुलिस ने इसको संज्ञान में नहीं लिया। ये तो सोचने वाली बात है कि एक तरफ एक भारतीय है, दूसरी तरफ एक बांग्लादेशी है। एक भारतीय जो विधायक भी है वो बांग्लादेशी के खिलाफ एफआईआर लिखने के लिए दे रहा है, पर पुलिस उसको नहीं लिख रही है। बांग्लादेशी की बात को सही मान रही है और भारतीय वाले की बात सही नहीं मान रही है। इरफान सोलंकी लंबे वक्त बाद जब कानपुर पहुंचे तो उनका पूरा परिवार बेसब्री से इंतजार कर रहा था। मां, बहन, पत्नी और बच्चे टकटकी लगाए इरफान के इंतजार में बैठे थे और जैसे ही मुलाकात का वक्त आया सभी के चेहरे खिल गए। इरफान कानूनी शिकंजे में भले हों, लेकिन उन्हें देखकर परिवार को तसल्ली मिली। हालांकि परिवार को इरफान के स्वास्थ्य की चिंता सता रही है। कुछ नहीं, आज तारीख पे अब जो न्यायालय से हुआ है वो पता चलेगा और उसके बाद आज सिर्फ घर वालों से मुलाकात हुई है और उम्मीद करते हैं कि अल्लाह ताला उनको इंसाफ दिलाएगा और बहुत जल्द हम लोगों के बीच होंगे। आज रिमांड के लिए बुलाया गया था बांग्लादेशी वाले केस में, उसमें रिमांड लिया गया है और बाकी चीज़ें तो वकील साहब बताएंगे। हम तो परिवार थे इसलिए मिलने आए, तो बच्चे नहीं मिल पाए तो बहुत टाइम से। बहुत अच्छे, बहुत मेडिकल के लिए कुछ दिक्कतें हैं, वहाँ पे सुनवाई नहीं हो रही, इनका अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा, तो इसी के लिए यहाँ से एक एप्लीकेशन दी गई है। इरफान की सेहत को लेकर परिवार परेशान है। आरोप लगाए जा रहे हैं कि जेल में स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं नहीं मिल रही। इस मामले की शिकायत अदालत में भी की गई। महाराजगंज जेल से जो स्वास्थ्य संबंधी सुविधाएं इरफान सोलंकी को नहीं दी जा रही थी, उसकी शिकायत भी माननीय न्यायालय से करी गई थी। तो माननीय न्यायालय ने अगले 3 दिन के अंदर जेल अधीक्षक महाराजगंज से आज्ञा आहूत की है कि आप स्पष्टीकरण दीजिए कि आपने अब तक सही इलाज क्यों नहीं कराया और अब तक जो भी इलाज कराया उसका भी स्पष्टीकरण दीजिए। इरफान सोलंकी की मुश्किलें खत्म होती नजर नहीं आ रही। इरफान इन दिनों महाराजगंज की जेल में बंद हैं और उन्हें ये भी नहीं पता कि सलाखों से बाहर वो कब निकलेंगे, क्योंकि कानपुर पुलिस लगातार इरफान के खिलाफ चक्रव्यूह तैयार कर रही है। एबीपी गंगा के लिए कानपुर से रतीश त्रिवेदी की रिपोर्ट। और अब बात अयोध्या की, जहां शालिग्राम शिलाएं पहुंची तो राम भक्तों के चेहरे खिल उठे। रात से ही अयोध्या में जश्न का माहौल शुरू हो गया। ये शिलाएं जब अयोध्या के रास्ते में थी तब भी जगह जगह इनके दर्शन के लिए लोगों का हुजूम उमड़ा था। फूलों की बारिश से शालिग्राम शिलाओं का स्वागत हो रहा था। दरअसल ये वही शिलाएं हैं जिससे भगवान राम की मूर्ति बनाई जाएगी। राम की नगरी अयोध्या में आस्था और श्रद्धा का सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। नेपाल से जैसे ही शालिग्राम शिलाएं अयोध्या पहुंची, राम की नगरी जयकारों से गूंज उठी। देवशिलाओं का सत्कार और समर्पण कार्यक्रम फिर राम मंदिर समिति को सौंप दिया। शिलाएं फूल मालाओं से ऐसे सजी थी मानो साक्षात प्रभु राम अयोध्या में उतर आए। नेपाल से राम नगरी तक की यात्रा में ये शिला जहां जहां से गुजरी, लोगों की भीड़ दर्शन के लिए उमड़ पड़ी, मानो भगवान राम उनके सामने से गुजर रहे हैं। बस्ती हो, संत कबीर नगर हो, कुशीनगर हो या फिर गोरखपुर, ये शिलाएं जहां से भी गुजरी, लोग फूल बरसाते गए। हर जगह नेपाल की नदी से निकाली गई इन दिव्य शिलाओं की पूजा की। अयोध्या पहुंचने पर शिलाओं की आरती और स्वागत सत्कार की रस्म अदायगी हुई। पवित्र जल से अभिषेक किया गया। संत महात्माओं के साथ श्रद्धालुओं ने दर्शन पूजन किया। दरअसल शालिग्राम को भगवान विष्णु का स्वरूप माना जाता है। नेपाल से 2 ट्रकों से शिलाएं लाई गई हैं। एक शिला 26 टन की है, जबकि दूसरी 14 टन। अयोध्या में बन रहे भव्य राम मंदिर को गर्भगृह में स्थापित होने वाली भगवान राम की मूर्ति इन्हीं दोनों शिलाओं पर उकेरी जाएगी। दरअसल शालिग्राम की गिनती भगवान विष्णु के 24 अवतारों के तौर पर होती है। इसी वजह से हिंदू धर्म में इस पत्थर की पूजा भगवान विष्णु के स्वरूप के तौर पर होती है। पुराणों के अनुसार शालिग्राम को भगवान विष्णु के विग्रह रूप में पूजा जाता है। ऐसी मान्यता है कि अगर शालिग्राम पत्थर गोल है तो वो नारायण का गोपाल स्वरूप है। अगर शिला मछली के आकार की दिख रही है तो वो भगवान विष्णु का मत्स्य अवतार है। अगर कछुए के आकार में शालिग्राम है तो उसे कूर्म और कच्छप अवतार का प्रतीक माना जाता है। यही वजह है कि पूजा के लिए इस शिला के प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं पड़ती।
किसी भी मंदिर के गर्भगृह में सीधे रखकर इस शिला की पूजा की जा सकती है। एक तरफ शालिग्राम शिलाओं से रामलला की मूर्ति बनाने की तैयारी तेज है, तो दूसरी तरफ विरोध भी खड़ा हो गया। तपस्वी छावनी के जगत गुरु परमहंस आचार्य ने इस मुद्दे पर विरोध दर्ज करा। उन्होंने शालिग्राम को जीवन और प्राण प्रतिष्ठित बताते हुए उस पर छेनी हथौड़ी चलाने को अधर्म बताया। शालिग्राम ऐसे है कि प्राण प्रतिष्ठा की जरूरत नहीं होती, वो स्वयं भगवान हैं और जीवाश्म हैं। तो जब भगवान है तो उनके ऊपर कैसे हथौड़ी छीनी चलेगी। इसलिए इसी रूप में उनको बैठ करके यही रामलला है, पूजा अर्चना होगी। इसी हम संदर्भ में उनको पत्र दे करके हमने मांग किया है कि जब शालिग्राम है तो शालिग्राम के ऊपर छीनी हथौड़ी अगर चलेगी तो महाप्रलय हो जाएगा। इसलिए सृष्टि को बचाइए। छोटा शिशु को बाल दाढ़ी नहीं रहता है तो बड़े छोटे शरीर से थोड़े होता है, उनके अंदर जो गुण और धर्म है उससे होता है। ये छोटी शिला थी और ये बड़ी शिला है, इतना ही अंतर है। जगत गुरु परमहंस आचार्य ने विरोध दर्ज कराते हुए राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय को चिट्ठी भी लिखी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।